सैनी है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य आपदा राहत निगम के। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए कुमार अशोक पांडे जी का। मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी समय से सुन रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उधर से भी कुछ आवाज़ आनी चाहिए। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। थोड़ा और आवाज़ के साथ, मुझे लग रहा है अभी चाय मिलेगी, कुछ नाम रखा जरूर होगा। हम सब लोग एक बार बहुत ताकत लगा करके बोलेंगे, क्योंकि बहुत देर सुनने के बाद मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हैं, वो सहमत होंगे कि एक सुनने की भी एक सीमा होती है और वो सीमा जरूर ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हम चाहते हैं कि हम भी कुछ बोलें, तो मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से भी आवाज़ बहुत तेज आनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत शानदार। इस कार्यक्रम के लिए बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज के इस सुंदर आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उन सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे से आयोजन के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित किया और आज हम सब लोग इस सावरकर विचार मंच के सहयोग से, सम्मानित डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी सावरकर विचार मंच के अध्यक्ष, इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एमडी मेरे अनुज आनंद शेखर सिंह जी, उनके अग्रज बाबू चंद्रशेखर आजाद जी, राजेश प्रकाश वर्मा जी और मेजर आनंद टंडन जी जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया, वीके सक्सेना जी, मृत्युंजय कुमार गुप्त जी, श्री धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी जो यहाँ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र जी उनका भी वक्तव्य हुआ है, डॉक्टर आलोक कुमार शुक्ला जी, चंद्रशेखर सिंह आजाद जी, श्रीमती रीना सिंह जी, मेरा स्वागत किया आपने वाइस चेयरपर्सन, और रवि कचरू जी जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी हैं, हमारे साथ चल के आए हुए डॉक्टर अशोक मिश्र जी, हर्षित जी, महेश दत्त शर्मा जी और एक विज्ञानी जो हम सब के बीच में बैठे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि को, देश को और एक संत की भांति जीवन जी के, जिनके जो अपने जीवन की आहुति यज्ञ के तरह से ही अपने जीवन को दे रहे हैं, एक लंबे समय से इस प्रदेश के उत्थान के लिए निरंतर लगे हुए हैं। मैं उनको बराबर जब मुख्यमंत्री जी के पास देख लेता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम सब के बीच में बैठे हैं आदरणीय पीएस ओझा जी, तो और सुनील शंखधर जी, हमारा आपका भी स्वागत है, और संजीव पांडे जी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल भी यहाँ पर है, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी, आलोक शुक्ल जी। जो आज का विषय है, मुझे तो विषय इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत और स्वराज पर, लेकिन अगर मैं सावरकर विचार मंच से एक लंबे समय से जुड़ा हूँ और हम सावरकर की चिंता नहीं करते या उस पर अपने शब्द नहीं रखते, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बेईमानी होगी। मैं आदरणीय मंच से 2 मिनट जरूर मांगता हूँ सावरकर जी के लिए। सावरकर जी के व्यक्तित्व पे बहुत चर्चा डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी ने की, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ जिया है और आज भी उन्हीं के स्वभाव, उनकी तरह ही उनका स्वभाव है। लेकिन अगर मैं सावरकर जी के पूरे जीवन को देखता हूं तो महान दिव्य आत्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो चित्रण सावरकर जी के लिए किया है, उससे सुंदर चित्रण हम सबको देखने के लिए कहीं नहीं। कि सावरकर माने क्या है? सावरकर माने तेज, सावरकर माने प्राण, सावरकर माने ऊर्जा। यानी गीता का पूरा अध्याय अगर कोई है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके नाम के आगे वीर स्वतः लगाया गया, वीर सावरकर। और जब हम उनकी पूरी जीवनी को देखते हैं, पूरे व्रत को देखते हैं, जहां उनका जन्म हुआ बताया अभी टंडन जी ने, और भी तमाम चर्चाएं उनकी होती है, तमाम पुस्तकों का भी जिक्र आप देखेंगे, लेकिन उनके जीवन के इर्द गिर्द समुद्र का बहुत योगदान रहा। उनके पूरा जीवन वृत्त समुद्र के किनारे किनारे ही घूमता रहा, चाहे वो काला पानी रहा हो, चाहे उनका जन्म रहा हो। और यही कारण है कि जो जिसका इष्ट होता है वही उसका अभीष्ट होता है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है, और जैसी जिसकी सृष्टि होती है वैसी ही समृद्धि होती है। तो एक विशाल सागर के रूप में ही उनका व्यक्तित्व होता है, और एक ऐसा विशाल सागर कि उन्हें भय नहीं लगा
उस वक्त पे जब उनको लोग लेकर के दूसरे देश को जा रहे थे और उन्होंने उस ज्योग्राफी ज्ञान, ना उस समय कंपास था, ना कोई ऐसी मोबाइल सुविधा थी, उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि नियरेस्ट जगह यहाँ पर है, यहीं से मैं तैर के घाट पे जा सकता हूँ और उस विशाल समुद्र में छलांग लगा। ये समुद्र से उनका रिश्ता ही था, उनका नाता ही था। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ, वरना लोग कहेंगे विषय परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी लाइन, जब मैं हॉल में घुसा, एक उद्घोषक महोदय यहाँ बोल रहे थे, भारत सोने की चिड़िया है। साथियों, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, ये पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, आप सबने देखी होगी, रेणु कचूरू जी के साथ हमको भी देखने का सौभाग्य मिला था। उसमें एक शब्द आया है इनिशिएटिव सेट करना, नैरेटिव सेट करना। तो हमें सावधान, बाहरियों से नहीं रहना है। बाहरी के तो साहस ही नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। हमें सावधान अपनों से रहना है, वो बहुत खतरनाक है। हम सब के बीच में घुस जाते हैं और नैरेटिव सेट कर देते हैं, हम वही बोलते हैं। तो भारत वो भारत है जिसके ऋषि, जिसके मुनि, जिसमें एक युवा बालक सिंह का मुंह फाड़ के उसका दांत गिन देता है और लोग देख के हैरान होते हैं। उस भारत को सोने की चिड़िया कहने वाले विदेशी थे, जो नैरेटिव सेट किया कि चिड़िया है, हम आसानी से खा जाएंगे। इतना आसान नहीं था। जिन मुगलों की बात होती है, पूरे समय में, आजादी के किसी भी जंग में आज तक कभी भी पूरा भारत परतंत्र नहीं रहा। मैं दृढ़ता पूर्वक आपको बताता हूं, आप छाती ठोक के लोगों से कहिए, पूरा भारत, संपूर्ण भारत न कभी मुगलों के अधीन हुआ। वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र छोड़ दीजिए, कभी मुगलों के अधीन पूरा भारत हुआ, न कभी अंग्रेजों के अधीन पूरा भारत हुआ। कहीं न कहीं युद्ध चलता ही रहा, कहीं न कहीं आजादी का बिगुल बजता ही रहा। ये तिरंगा जिसको आज आप उठा के घूम रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक, कच्छ से लेकर कलकत्ता तक, आज पूरा देश तिरंगा से नहा रहा है। तो ये योगदान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाए। पूरा देश तिरंगा से नहाया हुआ है और हर घर में ये बात चल रही है, रवानी बह रही है। हम वो युवा हैं जिनके रगों में ये तिरंगा बहता है, ये तिरंगा लहराता है हमारे मनों में, हमारे उमंगों में, हमारी सोच में। वो तिरंगा है ये, जिसको ओढ़ करके हमारे तमाम स्वाधीन, तमाम हमारे आजादी के दीवाने उसको बर्णासन हो गए। और बात यहाँ पर चली थी, मैं अपने विषय पे आऊंगा, 2 मिनट का समय आप लोगों से ले रहा हूं। अभी बात चली थी 14 तारीख की। कल मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री की एक गरिमा है, एक मर्यादा है, एक सीमा है, लेकिन उन्होंने शब्दों में बोला, याद रखो, जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं रखते वो चीजें नष्ट हो जाती। अब वो इससे ज्यादा नहीं बोल सकते थे, उनकी सीमा है। लेकिन आप सब समझे कि आजादी के पूर्व, 15 के पूर्व 14 तारीख को जो हस्ताक्षर हुए, वो हमारे विभाजन की विभीषिका को हमें भूलना नहीं है, उसको पढ़ना है, याद रखना है। क्योंकि अगर हम विभाजन की विभीषिका भूल गए तो मैं चेतावनी देता हूं, दूसरे विभाजन के लिए तैयार रहिए। मैं चेतावनी पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप विभाजन की विभीषिका भूल गए तो दूसरे विभाजन के लिए तैयार रहना होगा। हर घर में पाकिस्तान, हर मोहल्ले में पाकिस्तान पनप रहा है। अब हिंदुओं की लाशों पर किया गया समझौता था, हिंदुओं के लाखों सब हिंदुओं को काट के फेंक दिया गया था, इसलिए हमें भूलना नहीं है। 14 हमें याद रखनी है और बराबर अपने मस्तिष्क में ज्वलित रखना है कि ये विभाजन की विभीषिका किन लोगों की देन थी। उन गिद्धों, राजनीतिक गिद्धों को भूलना नहीं है जो राजनीतिक गिद्ध हमारे मांस को लूट लूट के खा रहे थे। हिंदुओं का मांस नोचा जा रहा था। मैं संख्या भी नहीं दे सकता कि शायद आप सबके कान भी न सुन पाए, इतने संख्या में लोग, हिंदुओं की लाशें गिरी हैं। हमारे पास रेणु कचूरू जी बैठे हुए बताएंगे कि किस तरह से लोग वहां से मार मार के भेजे गए हैं, अभी 91 में भी। तो मेरी बात को याद रखिए, दूसरा विभाजन मत होने दीजिए, उसको रोकना होगा। अब मैं अपने विषय में आता हूँ, इस विषय के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। मेरा विषय है स्वाधीनता और आत्मनिर्भर भारत। एक छोटा सा विषय छूट रहा है। हम में से कई लोग हैं जो इस देश का नाम इंडिया भी बोलते हैं। हमारे देश में, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ,
लेकिन मैं जानता हूं कि नाउन जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। क्यों प्रोफेसर साहब? नाउन परिवर्तित नहीं होता। हिंदी में भी नाउन नाउन रहेगा, अंग्रेजी में नाउन रहेगा। तो नाउन है भारत, नाउन है हिंदुस्तान, इसको इंडिया क्यों रखा गया ये भी आपको याद रखना है। इंडिया माने, इंडिया की स्पेलिंग है INDIA, I फॉर इंडिपेंडेंट, N फॉर नेशन, D फॉर डिक्लेयर्ड, I फॉर इन, A फॉर अगस्त 47। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने हमको दिया, इसलिए इसका नाम इंडिया रखा। तो छोड़ दीजिए, भगा दीजिए इस इंडिया शब्द को। आप भारत याद रखिए, हिंदुस्तान याद रखिए, और जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं उनसे दूर हो जाइए। हम सब जिस स्वाधीनता के लिए आज एकत्र हुए हैं, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस उद्गार को मैं सशक्त नमन करता हूं, जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज इस देश को जो अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक काल दिया कि पूरे वर्ष तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो इसमें हम सब लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों याद रखना है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव याद रखेंगे तो नेगेटिव सेट हो रहा है, और नेगेटिव भी हमें याद रखना है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने ये गाना सुना है, जो शहीद हुए, लता जी ने गाया है, बहुत अच्छा गाना है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कितने लोगों ने सुना? और मैं भी एक लाइन जोड़ रहा हूं, जरा याद करो बेईमानी, वो बेईमानी जो इस लोकतंत्र के साथ पहले दिन ही हो गई थी, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था और नैरेटिव सेट कर दिया था महात्मा गांधी ने, जिसको महात्मा कहते हैं, सेट कर दिया था उन्होंने नैरेटिव। और नैरेटिव सेट क्या किया था कि मोतीलाल के पुत्र को इस देश की बागडोर देनी है, और अंग्रेजों से समझौता कर लिया। जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही यहाँ का प्रधानमंत्री होगा। डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूं? यही कहा गया। और उसके बाद गांधी जी के वजह से एक मोतीलाल नेहरू के पुत्र को अध्यक्ष बनाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे एक से एक मेधावी लोग थे। आज की तरह का आकार नहीं था नेताओं का, तब नेताओं की नगरी थी, एक से एक वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। इस देश में एक से एक ऐसे विद्वान मौजूद थे, लेकिन उसमें से एक ऐसा दरार लाया गया और उसको वहां सेट करके बैठा दिया गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि जरा मत भूलो बेईमानी, याद करो कुर्बानी, मगर मत भूलो बेईमानी। अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आते हैं, जो मेरा विषय है। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भी कहा कि यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है। एग्रीकल्चर के रूप में भारत बहुत संपन्न था, लेकिन उसमें उर्वरा शक्ति की कमी और लोगों के छोटे छोटे बटे हुए कृषकों में जमींदारी प्रथा, ऐसी तमाम चीजें थी जो बाधक बन रही थी। और पुर्तगालियों का आतंक हट चुका था, चले गए थे, कुछ पुर्तगाली भी कब्जा किए हुए थे। उस परिस्थिति में इस देश को हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ जोड़ना, हर हाथ को काम देना हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक था। यहाँ बहुत से लोग ग्रामीण परिवेश के बैठे होंगे, वो जो जानेंगे कि गांव में पहले, हम भी गांव के निवासी, गांव से ही शहर में आए हैं, तो गांव में पहले जब भोजन हो जाता था तो घर की स्त्रियां भी किसी और कार्य में लग जाती थी। कोई बुनाई करता था, कोई सिलाई करता था, और जो पुरुष होते थे वो भी बाहर बैठ करके वो पेटुआ आया करता था। पेटुआ क्या कहते हैं उसको? सन। उससे लोग रस्सी बनाया करते थे, और वो रस्सी एकत्र होती थी और वो रस्सी बाजार में बेच दिया जाता था। गांव हमारे आत्मनिर्भर थे, संपन्न थे। कोई आता था तो हमारे पास पहले से तैयारी होती थी कि भेली पानी या गुड़ पानी उसको पिलाना है। अब हमारी आत्मनिर्भरता धीरे धीरे बाजारवाद की तरफ जा रही है, और ये भी लेफ्टिस्टों का बहुत बड़ा खेल है कि उन्होंने हमको उपभोक्तावादी बना दिया। अब गांव भी आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे बाजार पर भी आत्मनिर्भर होने के बजाय बाजार पे डिपेंड होते जा रहे हैं। और ये रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। शिक्षक का काम खाली एक ज्योग्राफी पढ़ा देने भर से या कोई साइंस का कोई टेक्नोलॉजी बता देने भर से नहीं है। उनको उस टेक्नोलॉजी को बच्चे के अंदर धारण कराना है। जैसे अब्दुल कलाम साहब का हॉल उनके नाम पर है, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। तो ऐसे बच्चों को हमें तैयार करना, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। मैं जिस विभाग का आज अध्यक्ष हूँ इस प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे दायित्व दिया। विगत 4 वर्षों से मैं आपदा राहत विभाग देख रहा हूँ, और मैंने देखा कि उस आपदा के समय में एक प्रधानमंत्री जी ने शब्द दिया, आपदा में अवसर। और वो अवसर ये था कि जब अचानक ये आपदा पूरे विश्व में चारों तरफ आई तो लोग घबरा गए, क्या करें।
ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने बिना हिम्मत हारे हुए पहले तो लोगों को राशन और उसके बाद दवाई देने के साथ साथ अस्पतालों का निर्माण हुआ। आप सब लोगों में से शायद बहुत से कम लोग जानते हो कि उस समय पर देश में सिर्फ एक लैब थी, एक लैब, वो भी हैदराबाद में। और आज हमारे देश में 12 लैब है जहां वो टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट किया जा सकता है, इसमें डीएनए तक का टेस्ट भी होगा। और वैक्सीन का निर्माण भारत में हुआ। तो हम वैक्सीन जो भारत की निर्मित वैक्सीन थी वो हम सबको लगी, मुझको भी लगी, आप लोगों को बहुत लोगों को लगी होगी। वो वैक्सीनेशन का काम भारत में हुआ। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए हम सबको उस विषय पर सोचना होगा। ये अकेले किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये हर सब व्यक्ति का काम है। जैसे हम कहीं भी रहें, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आत्मनिर्भरता की तरफ सोचें। जो पहले पुरुष करते थे, रस्सी बना के बाजार में बेचते थे, चरखा चलाते थे, गांधी जी भी लाए थे, स्वदेशी आंदोलन उनका लाया हुआ था, लेकिन उस स्वदेशी पर काम नहीं किया। उनके ही पुत्रों ने, उनके ही जो सरपरस्त थे जिनको वो लेकर के आए थे, उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने विदेशों में भेज दिया कि गेहूं भी विदेश से आ रहा। आज इतना बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, भैया बैठे हैं, और यूक्रेन का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। वो गेहूं एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगर प्रधानमंत्री जी जितना निर्यात गेहूं का किया जाता था, अगर उतना निर्यात खोल देते तो शायद यहाँ पर आटा 100 रुपए किलो से ऊपर, लेकिन रोका उसको और निर्यात को नहीं होने दिया। और आज हमारे पास इतना गेहूं है कि अगर कहीं से ये वर्ल्ड वार में भी कन्वर्ट हो जाए, जैसा होना नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो भी हमारे पास कहीं खाद्यान्न का संकट नहीं पैदा हो। तो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये हम सब की है। सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको संसाधन उपलब्ध कराना है। उसके लिए ओझा जी भी हैं। मैं चाहता था कि इनका भी एक लेक्चर यहाँ कभी, मैं अनुरोध करूंगा इनका लेक्चर एक बार यहाँ जरूर कराया जाए, जब सारे प्रोफेसर्स हों और आत्मनिर्भर विषय पर इनसे ही पूछा जाए। तो ये ग्रामीण से जुड़े हुए छोटे छोटे जगहों पर हमारी माताएं बहनें भी, पहले मेरी माता जी के पास भी बहुत था, वो बाहर 4 पौधे लगा देती थी, तो कहीं बैगन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। यही आत्मनिर्भरता है कि हमें बाजार के उपभोक्तावादी चीजों से बच करके और अपने आत्मनिर्भर पे जाना है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है। और जब तक हम उस पर नहीं जाएंगे, लोगों ने बड़ा उपहास उड़ाया रोजगार को लेकर के, हम बराबर रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उस समय की मानसिकता में सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार होता था। शादी विवाह का संगठन भी सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित था। लेकिन अब तो लोग जेल जा रहे हैं। 4600 लोगों को बर्खास्त किया है मुख्यमंत्री जी ने, और 12,000 लोगों को जबरन सेवानिवृत्ति दी है। ओझा जी बैठे हैं भी, ये भी लोग उसी भवन में बैठते हैं, क्या नाम, योजना भवन। बताएंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो घर में जाकर रो रहे हैं कि कहाँ ये सरकार आ गई, स्वच्छता पर रोक लग गई, अब बूझ नहीं हो पाएगा। लेखपाल को इसलिए 10 लाख रुपए देके बेटे को लेखपाल बना देते थे कि 25 लाख रुपए लाएगा साल में, अब ऑनलाइन मिल रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत है। सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और विचार तो हमारे मन में आएगा, कार्य हमको अपने मन से करना होगा। और आत्मनिर्भरता लाना हम सब का काम है, और हमारे प्रोफेसर्स का भी काम है कि ऐसे लोगों को इस तरह से गाइड करें बच्चों को। कोई जरूरी नहीं है हर बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, कुछ बच्चे अपने पास भी काम करें, और हम उसके लिए संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। आज हमारे देश में हवाई जहाज के स्पेयर्स के साथ साथ पूरा हवाई जहाज बन रहा है। अभी डिफेंस कॉरिडोर इसी लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री लाए हैं, ये आप लोगों की जानकारी में होगा, और एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अगर हमारे वैज्ञानिक चंद परिश्रम करके हमारे लिए एक वैक्सीन का निर्माण तत्काल उसी समय में कर सकते हैं कि हमारे देश में भी वैक्सीनेशन हुआ और हमने अन्य देशों को भी भेजा, पैसे नहीं लिए उनसे, ऐसे गरीब देशों को भी दिया जिनके पास वैक्सीनेशन की जगह ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था, संसाधन नहीं थे, उनका भी हमने ख्याल रखा, उनकी भी चिंता की। तो आज लंका पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है, जो हाल चाइना का होने जा रहा है, बहुत कम समय के अंदर आप सबकी आंखों के सामने होगा। सिर्फ आपने एक निर्णय लिया कि चाइना का सामान का बहिष्कार करेंगे, आप देख लीजिए कि आज चाइना किस हालत में जा रहा है। नेपाल को उसने पूरी तरह से गिरवी कर लिया, तो नेपाल किस हालत में जा रहा है। तो हम सबको अपने ऊपर भरोसा रखना है और ये विश्वास रखना है कि इस हॉल में ही नहीं, इस देश में उत्पन्न हर प्राणी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस देश के लिए है, और उसको भगवान ने इसीलिए पैदा किया है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और जिम्मेदार बने। वो निश्चित तौर पर हमारा देश जो विश्व में आज हम कल्पना कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा, तो
तो मैं आपके संग विश्वास दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। अगर हम सब अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदार बनेंगे तो ये देश भी विश्व गुरु बनेगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।